हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 8 और जो कि लास्ट लेक्चर है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा कंप्लीट और फिर स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस वाला चैप्टर। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम आज एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है और टॉपिक का नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इस टॉपिक के बहुत कम क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड वगैरह में पूछे जाते हैं, स्टेट बोर्ड में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ये जो टॉपिक है ना, इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं और जेईई मेंस वगैरह या नीट वगैरह में इसके क्वेश्चन आते भी हैं। कैसे आते हैं, सारे क्वेश्चन आज करने वाले हम इसी टॉपिक पे, पूरा लेक्चर इसी टॉपिक में जाएगा। देखो, सबसे पहले ये क्या कह रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये हमको निकालनी है। ठीक है, तो देखो, स्थितिज ऊर्जा तो किसी एक जगह की होती है, मतलब ये है किसी एक स्थिति की स्थिति ऊर्जा होती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा कभी एक स्थिति की तब निकलती है जब अनंत से लेकर आते हैं, क्योंकि अनंत की जीरो हो जाती है तो घट के एक स्थिति की बचती है। यहां पे भी हमको एक स्थिति की निकलवा रहा है, लेकिन एक की नहीं निकाल सकते हम, दो, इनिशियल और फाइनल दोनों स्थितियों की निकाल के एक को उसमें से हटा देंगे या दोनों को अलग अलग कर देंगे। इस तरीके से निकलेगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो, हम क्या करेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र है तो हम एक समान विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। माना कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसकी बल रेखाएं मैं कुछ इस प्रकार बना देता हूं। ठीक है, देखो ऐसे बल रेखाएं बना दी। अब यहां पे एक डाइपोल रख देता हूं, एक द्विध्रुव मैं यहां पे रख देता हूं और द्विध्रुव यहां पे माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू। ठीक, ये द्विध्रुव है जो कि फिलहाल की स्थिति में थीटा 1 कोण बना रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। अच्छा, द्विध्रुव की लंबाई में मान लेता हूं स्मॉल डी, द्विध्रुव की लंबाई स्मॉल डी मानते आए हम। चलो, सबसे पहले देखो, यहां जो ये हमने ऐसा मान लेना कि माना एक द्विध्रुव प्लस माइनस क्यू है जिसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल डी, जो कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के साथ थीटा कोण बना रहा है, या कितने कोण पर है, थीटा कोण पर। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने का तरीका होता है, इसकी डायरेक्शन किधर होती है, पहले तो ये बताओ, पी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर। फर्स्ट चैप्टर में ये मैंने पढ़ाया है। ठीक है, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि पी वेक्टर निकाल लो जिसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की ओर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, पी वेक्टर या पी बराबर क्यू इंटू डी। क्यू क्या है, इसका जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, इंटू डी, डी क्या है, इसकी लंबाई। पी बराबर क्यू इंटू डी, इक्वेशन नंबर इसको डाल देते हैं 1। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। तो इस तरह हमने P निकाल लिया, P की वैल्यू हम निकालना जानते हैं। अब एक काम करते हैं हम, ये देखो E वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, इधर तो है E वेक्टर। ठीक है, इस प्लस Q चार्ज पर फोर्स लगेगा इधर कितना, QE। ये चीजें मैं बता चुका हूं पहले, तो ज्यादा दिमाग इसमें लगाऊंगा नहीं। इधर हम फोर्स देखेंगे तो इधर भी कितना फोर्स लगेगा, QE, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, बीच की डिस्टेंस D। यहां पे शो नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैंने यहां पर लिख दी है। ठीक है, एक चीज अब सुनो, जब इलेक्ट्रिक यहां पे क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो हम एक चीज जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा अगर स्थिति ऊर्जा निकालनी है। यहां पर हमने इस टॉपिक के लिए इस पर बल और बलाघूर्ण दो चीजें निकाली थी, मतलब इस पर बल और बलाघूर्ण। किस पर, द्विध्रुव को जब हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर बल लगता है 0। कैसे पता चला भाई, आगे की साइड में कितना बल, प्लस QE, पीछे की साइड कितना, माइनस QE। तो ऐसे में इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो इस पर नेट फोर्स 0 लगता है, फोर्स नहीं लगता मतलब ये ना इधर गति करेगा ना इधर गति करेगा। तो क्या लगेगा, इस पे जो बल लग रहे हैं उनकी क्रिया रेखा एक समान ना होने के कारण इस पे बलाघूर्ण लगता है,
जिससे ये घूर्णन प्रारंभ कर देता है, घूमना प्रारंभ कर देता है। अच्छा, अगर मान के चलो ऐसे है, एक फोर्स इस पे इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो सोच के देखो इसकी घूर्णन किधर होगा, इधर नीचे की तरफ ऐसे घूमेगा ये, मतलब ऐसे रख दिया इसको तो ये कैसे घूमेगा, ये विद्युत क्षेत्र में घूम के ऐसे रुक जाएगा, क्योंकि ये जो बल लग रहे हैं ऐसे आने के बाद ये बल ऐसे जब हो जाएगा तो ये बल इस दिशा में, ये इस दिशा में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और एक ही क्रिया रेखा पे आ जाएंगे, इसलिए फिर ये नहीं घूमेगा, स्थायी संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। अब ये तो हो गई ये वाली बात। अब सुनो, घूमेगा तो बलाघूर्ण उत्पन्न होगा, तो यहां पर बलाघूर्ण निकालते हैं। बलाघूर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है टॉ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर टॉ बराबर कितना आ जाएगा, अदिश रूप में निकालें, वेक्टर हटाएं तो पी ई साइन थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इसका बलाघूर्ण आ गया। तो इतना बलाघूर्ण इस पर लगेगा, ये हम लगा नहीं रहे, ध्यान रखना, ये लगेगा। और किधर लगेगा, ये बलाघूर्ण होगा नीचे की तरफ, ऐसी डायरेक्शन में, ठीक है, जिसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कहते हैं, नीचे की तरफ घूमना चाहेगा। अब स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि अगर तुमको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और जितना कार्य करोगे वही क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा। अब ये घूम रहा है कहां, नीचे की तरफ। यदि मैं इसको ऊपर की तरफ, जबरदस्ती ऊपर की तरफ घुमाऊं तो वो इसके विरुद्ध कार्य हो जाएगा, और जहां से जहां तक घुमाया उतने में जो कार्य किया जाएगा वो स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर आ जाएगा। कैसे, देखो, अब ये घूमना चाह रहा है, ऑटोमेटिक ये कहां घूमेगा, नीचे की तरफ, ऐसे। ये जो बलाघूर्ण उत्पन्न होगा टॉ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नीचे की तरफ टॉर्क जनरेट होगा। अब मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाऊंगा, मैं इसको ऐसे घुमा देता हूं, मतलब ये है कि मैं इसको यहां ऐसे रखा हुआ था, इसको ऐसे घुमा देता हूं, तो प्लस माइनस क्यू यहां आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस क्यू। अभी तक ये वाला कोण कितना था, अभी तक ये वाला जो कोण था ये था θ1। अब मैंने इसको कोण तक घुमा दिया है θ2 तक। अब ये विद्युत क्षेत्र के साथ घूमने के बाद विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, θ2, पहले कितना बना रहा था, θ1। तो मैंने इसको घुमाया, अब घुमाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो ही क्या आएगा, बलाघूर्ण। तो देखो, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध घुमाने में कार्य बराबर होगा स्थितिज ऊर्जा। बराबर किसके होगा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। अब सुनो, स्थितिज ऊर्जा के बराबर तो हो जाएगा, पहले कहां था, यहां पे, बाद में घूम के यहां पहुंच गया है। अब देखना ध्यान से, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकालते हैं। माना अल्प विस्थापन। अब इसको ज्यादा पूरा तो एक साथ घुमाएंगे नहीं, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप में घुमाएंगे। अल्प विस्थापन डी थीटा में कार्य dw है। अल्प विस्थापन में कार्य कितना है, dw। मतलब यह है कि इसको छोटे छोटे धीरे धीरे घुमाते हुए यहां तक लेके जाना है। तो अल्पांश घुमाने में, मतलब पहले ऐसे था, अब इसको थोड़ा सा घुमा दिया, तो ये इनके बीच का जो कोण है ना, ये कितना है, डी थीटा। अल्प घुमाने में कार्य भी कैसा करना पड़ेगा, अल्प करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा एक साथ घुमाएंगे तो कार्य कितना होगा, W होगा, लेकिन अल्पांश के लिए dw। अब कार्य निकालने का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। ध्यान से देखना, एक चीज समझा रहा हूं, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो एक्चुअल में यहां पे अगर तुम कार्य निकालोगे इस वाले फॉर्मूले से तो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यहां पे जो बल है ना, बल क्या है, जीरो। नेट बल कितना है, जीरो। नेट बल जीरो है तो कार्य भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य हो ही नहीं रहा, जबकि यहां पे एक्चुअल में देखो हो रहा है। भाई विद्युत क्षेत्र इधर घुमा रहा है, हम इसको जबरदस्ती पकड़ के पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो कार्य तो हम इसके विरुद्ध कर रहे हैं। कार्य है तो इसका मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो दूसरा फॉर्मूला होता है, जब घूर्णन करता है, जब सरल रेखा में गति होती है तो ये लगा देते हैं क्योंकि बल से होती है। जब घूमता है तो बल की जगह तो क्या लगता है, बलाघूर्ण। बल की जगह तो क्या उत्पन्न होता है, बलाघूर्ण। इनटू विस्थापन की जगह क्या उत्पन्न होता है,
कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन का मतलब है कितना घूम रहा है वो, कितने एंगल पर घूम रहा है। अब मैंने माना कि यहां पर डी थीटा घुमाने में इसको डी डब्ल्यू कार्य किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला लगा दो। चूंकि कार्य बराबर होता है बलाघूर्ण इनटू कोणीय विस्थापन, बलाघूर्ण इनटू कोणीय विस्थापन। अब अल्प कार्य निकाल रहे हैं हम, तो डी डब्ल्यू बराबर बलाघूर्ण कितना टॉ इनटू विस्थापन कितना डी थीटा, कोणीय विस्थापन कितना है डी थीटा। अब ये तो आ गया अल्पांश कार्य। क्या हमको अल्पांश निकालना है या पूरा ही निकालना है? भाई कार्य तो पूरा ही तो निकालेंगे। तो कार्य पूरा निकालने के लिए हमें पता है कि अगर अल्पांश स्थिति में कोई चीज हमको पता हो, पूरा निकालना हो, तो हम क्या कर देते हैं, समाकलन। तो यहां पे लिख देंगे संपूर्ण कार्य के लिए समाकलन करने पर, और संपूर्ण कार्य के लिए जब समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर देख लो, यहां बता देता हूं। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन टॉ डॉट डी थीटा। अच्छा, इसकी कोई लिमिट लगाएं क्या? समाकलन किसके सापेक्ष है? कोणीय विस्थापन थीटा के सापेक्ष। कहां से कहां तक घुमाया? पहले थीटा 1 था, बाद में कहां तक पहुंचा दिया, थीटा 2 तक। तो इसकी लिमिट क्या लगा देंगे, थीटा 1 से थीटा 2, ये इसकी लिमिट लग गई। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना होता है, डब्ल्यू बराबर, यहां पर ये थीटा 1 से थीटा 2, और यहां पे आ जाएगा टॉ की वैल्यू समीकरण 1 से लिख सकते हैं, कितना, पीई साइन थीटा डॉट डी थीटा। सही है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पीई कांस्टेंट है, थीटा के सापेक्ष बाहर आ जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर पीई को तो बाहर ले लो, पीई स्मॉल पीई साइन थीटा डॉट डी थीटा बचा। तो इंटीग्रेशन लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डॉट डी थीटा। चलो सॉल्व करते हैं। तो डब्ल्यू बराबर पीई इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। क्लियर है। लिमिट आ गई थीटा 1 से थीटा 2। लिमिट रखो इसमें, तो डब्ल्यू बराबर पीई और इस माइनस को पहले बाहर ले लेता हूं, माइनस पीई ब्रैकेट में क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कौन सी है, थीटा 2, लोअर लिमिट कौन सी है, थीटा 1। दोनों को लिखो तो क्या आएगा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब इस माइनस को या तो अंदर ले जाओ, नहीं यहीं पे इसको छोड़ दो। ये इसका आंसर आ गया। इतना कार्य हमने किया, इतना कार्य किया। अब एक चीज मुझे बताओ, ये इसको कहां से कहां तक घुमाने में किया गया कार्य है, थीटा 1 से थीटा 2। चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि वी नो दैट जो बाह्य कार्य होता है ना, किया गया कार्य, वो होता है u फाइनल माइनस u इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो यहां से w एक्सटर्नल बराबर आ जाएगा, ये w एक्सटर्नल ही है, मैंने केवल w लिखा, उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, uf फाइनल अंत कहां से कहां तक घुमाया, थीटा 1 से स्टार्ट किया थीटा 2, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम कितना है, u फोर थीटा 2 माइनस u फोर थीटा 1, ये यहां से निकल के आ गया। अब इसको डाल दो, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों w की वैल्यू है, दोनों वैल्यूज को एक साथ लिखेंगे। तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं इधर से मिटा के और फिर इसको सॉल्व कराता हूं। वीडियो पॉज करो, पॉज करके इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो w एक्सटर्नल निकल गया, इक्वेशन 3 और 4 दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 दोनों इक्वेशंस को एक साथ मर्ज कर दो। लिखो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा w एक्सटर्नल की जगह पे तो आएगा u थीटा 2 माइनस u थीटा 1, और इक्वेशन 1 क्या है, माइनस पीई और ब्रैकेट में क्या है, कॉस थीटा 2
माइनस कॉस थीटा 1। अब हम क्या करते हैं, इधर से पी का इसमें दोनों में गुणा कर दो। जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 बराबर, माइनस को बाहर ही रहने देना, अभी बताऊंगा क्यों। पी का अंदर गुणा करेंगे तो पी ई कॉस थीटा 2 माइनस पी ई कॉस थीटा 1। अब यहां पे एक चीज गौर से देखो, इसके दोनों पदों की तुलना करो। एक जैसे दो पद हैं, एक में से दूसरा घट रहा है, और ये भी एक जैसे दो पद हैं, दूसरे में से पहला घट रहा है, इधर भी दूसरे में से पहला माइनस हो रहा है, बट दोनों के आगे क्या है, माइनस। अब सुनना, अगर दोनों पक्षों की तुलना करें तो u थीटा 2 की वैल्यू तो ये वाली है, बीच में इसके भी माइनस इसके भी माइनस, और u थीटा 1 की वैल्यू ये वाली है। तो यहां दोनों पदों की तुलना से देखो, दोनों पदों की तुलना से, और जब दोनों पदों की हम तुलना करेंगे तो क्या आएगा, u थीटा 2 बराबर, यहां पे देखो माइनस जरूर बाहर आ रहा है तो दोनों के इधर भी माइनस आएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा 2। इसी तरह u थीटा 1 बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा 1। बोलो सही है। ये u थीटा 2 और u थीटा 1, मतलब इसका मतलब क्या है, u थीटा 1 मतलब थीटा 1 कोण पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, थीटा 2 कोण पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब देखो ध्यान से, अगर इसी प्रकार यहां पर लिख देना, इसी प्रकार अगर मान के चलो थीटा एंगल पे रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। देखो थीटा कोण पे रखा हो तो माइनस पीई, ये तो आएगा ही। कॉस थीटा 1, यहां 1 है तो 1 और 2 है तो 2 और थीटा है तो थीटा, कॉस थीटा इतनी आएगी। अब इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस और ब्रैकेट में पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, क्रॉस नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, क्या लिखेंगे, डॉट ई वेक्टर। इस तरह ये फॉर्मूला आया है किसी कोण थीटा पर रखे हुए विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा किसमें, एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो इसको एक बार कंप्लीट नोट कर लें, फिर इसकी कुछ कंडीशन वगैरह मैं बताता हूं। वीडियो पॉज करो, हाँ कर लिया नोट। अब इसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल पे चलेंगे। बस इतना ही था ये। देखो सबसे पहले तो इधर समझो, स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल केस पढ़ लेते हैं। पहला केस ये है, और पहला केस ये है, देखो जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, जब थीटा बराबर कितने डिग्री हो, 90 डिग्री, तो यहां से फॉर्मूले में u90 थीटा की जगह 90 लिख दिया। 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी ये चेक करते हैं। u90 बराबर कितना, u90 बराबर माइनस पीई, और यहां पे क्या आ जाएगा, cos 90। cos 90 कितना होता है, 0, तो u90 बराबर आ जाएगा 0। u90 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो 90 डिग्री पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है, 0। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, सेकंड केस लेते हैं, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो। जब थीटा बराबर कितने डिग्री हो, 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री हो तो फिर कितना आएगा, देखो इसी फॉर्मूला लिखेंगे, u0 बराबर माइनस पीई कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 है तो u0 बराबर माइनस पीई, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेगेटिव होगी, ध्यान रखना, 0 डिग्री पे कैसी होगी, नेगेटिव। इसके बाद में नंबर 3 पे हम चलते हैं। जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो 180 डिग्री होगा तो u180 बराबर माइनस पीई कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है, तो माइनस पीई और यहाँ पे
इसकी जगह -1, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, cos 180 बराबर प्लस PE। अब एक चीज समझना, ये तो 0 है और ये स्थितिज ऊर्जा है मिनिमम, कैसी मिनिमम, और ये स्थितिज ऊर्जा है मैक्सिमम। मुझे एक बात बताओ, इनमें से ये तो छोड़ दो, इन दोनों में कुछ ऐसा है जिसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, ज्यादा स्थायी स्थिति कौन सी है? एक चीज याद रखना, जिस वस्तु में जितनी कम ऊर्जा होगी वो उतनी ही ज्यादा स्थायी होगी, और जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी उतनी ही कम स्थायी होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। यहां पे देखो, इसमें सबसे कम ऊर्जा है और इसमें सबसे ज्यादा, तो ये जो स्थिति है ना वो है अत्यधिक स्थायी, और ये जो स्थिति है वो है स्थायी। तो ये भी है लेकिन ये इतनी ज्यादा स्थायी नहीं है जितनी कि ये है। क्लियर है? तो इसको एक बार नोट कर ले और फिर हम पढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। देखो, 2 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, एक बार क्वेश्चन देख लें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। किसी द्विध्रुव को θ1 बराबर 0 डिग्री से θ2 बराबर 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। तो हमको कुछ दिमाग नहीं लगाना, सीधा फॉर्मूला लगाना है। दिमाग नहीं, फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। W एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है -PE ब्रैकेट में cos θ2 माइनस cos θ1। बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। W एक्सटर्नल बराबर -PE cos θ2, θ2 कितना है? cos 180 माइनस cos 0। यहाँ पे देखो, W एक्सटर्नल बराबर -PE cos 180 -1 होता है, और ये -1, भाई ये तो होता है -1 और ये माइनस का चिन्ह लगा दिया, cos 0 होता है 1, माइनस माइनस 2 हो गया। देखो कैसे सॉल्व करेंगे आगे। W एक्सटर्नल बराबर -PE, और यहाँ पे -2 आ गया, और -2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? +2, 2PE। तो कितना आंसर आया? इतना कार्य हमको करना पड़ेगा। तो बोलो, बात आ गई समझ में? अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल, फॉर्मूला बेस्ड पूरी तरह, कुछ दिमाग नहीं लगाना था इसमें, बट इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। है तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड, बट यहाँ पे इस फॉर्मूले में θ1 और θ2 जो लिखते हैं ना, वो यहाँ पे देखने पड़ेंगे। सवाल क्या कह रहा है? सवाल जैसा दिख रहा है वैसा ही है, बट इसमें θ2 और θ1 निकालने पड़ेंगे तुमको। स्टार्टिंग में वो ऐसे था, बाद में वो घूम के ऐसे हो गया है। अब ये कह रहा है इसको ऐसे घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। तीर का चिन्ह लग रहा है, ये बता रहा है ऐसी स्थिति से ऐसी स्थिति में ले आए, तो इसको घुमाने में किया गया कार्य। तो कितने डिग्री कोण से, विद्युत क्षेत्र के साथ कितने डिग्री कोण से कितने डिग्री तक इसको घुमाया गया है, ये हमको पता करना है। कितने डिग्री से कितने डिग्री तक घुमाया गया है। अच्छा, यहां पे प्रारंभ में θ1 कितना है? यहाँ पे 60 डिग्री, देख लो रंग से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ 60 डिग्री कोण बना रहा है, इधर ये 60 डिग्री कोण आ गया। अब यहां से इसको घुमाया गया है यहां तक, तो θ2 भी 60 डिग्री, बोलो हाँ या नहीं? अरे नहीं, ये अगर 60 डिग्री होता तो ये यहीं रहता ना, फिर घूम कैसे जाता। अब ये θ1 है और θ2 कौन सा है? यहां से लेके यहां तक, ये है θ2। तो θ2 कितना आ जाएगा? पूरा 180 में 60 घटा दो, कितना आ गया? θ2 बराबर 120 डिग्री। और मुझे उम्मीद है कि अब ये क्वेश्चन तुम कर पाओगे। देखो फॉर्मूला लगा लो ना, W एक्सटर्नल बराबर -PE, यहां पे क्या लिखना है? cos θ2, θ2 की जगह 120 माइनस cos 60। देखो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2, और इसकी वैल्यू होती है -1/2, -1/2 और -1/2, -1 हो गया, -1 का इसमें गुणा कर लेना। W एक्सटर्नल बराबर -PE, इसकी वैल्यू -1/2, इसकी माइनस का चिन्ह लगा दिया, +1/2, और क्या आ जाएगा? प्लस का PE, ये आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया भैया, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा इसमें कोई क्वेश्चन एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, एक क्वेश्चन मैं ऐसे दे देता हूं और इसमें θ1 θ2 बताऊंगा बस तुमको, और कुछ नहीं। एक इस तरीके से है, अभी द्विध्रुव ऐसे रखा है मान के चलो, और इसको ले लेता हूं मैं, इसके साथ ये जो कोण बन रहा है ना, यहाँ पे एक लाइन और बना दो बीच में, यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये मान के चलो 60 डिग्री है। स्टार्टिंग में वो ऐसे है, यहाँ पे है -q और यहाँ पर है +q। अब घूमने के बाद, अभी स्टार्टिंग में तो ऐसे है, घूमने के बाद इसको घुमाते हैं हम और इसको घुमा के कुछ ऐसी स्थिति में ले आते हैं कि यहाँ पे आ जाता है +q और यहाँ पे -q। अब कार्य बताओ, अब कार्य बताओ। तो देखो अभी θ1 तो दिख रहा है, θ1 बराबर कितना है 60 डिग्री, इसमें θ2 पता करना है। अच्छा थीटा किस किस के बीच का कोण होता है? थीटा होता है p वेक्टर और e वेक्टर के बीच का कोण, p वेक्टर और e वेक्टर के बीच का कोण होता है थीटा। p वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है? माइनस से प्लस की तरफ, तो यहाँ माइनस ये है प्लस ये है, इसकी डायरेक्शन इधर आई p वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर इधर, और e वेक्टर की डायरेक्शन ये, तो दोनों के बीच कोण कितना हुआ स्टार्टिंग में 60 डिग्री। ठीक, बाद में ये घूम के हो जाते हैं उल्टा, उल्टा हो जाता है, यहाँ +q यहाँ -q, तो अब इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई क्योंकि यहाँ माइनस आ गया और नीचे प्लस, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई। अब इसके साथ ये कितना कोण बना रहा है? तो उल्टे तो चल नहीं सकते, नहीं तो माइनस लेना पड़ेगा। अगर तुम ये लेना चाहते हो तो ये नेगेटिव में लेना पड़ेगा तुमको, ये नहीं लेना चाहते तो एक्चुअल में ये वाला एंगल है इनके बीच में, ये एंगल है और ये वाला एंगल कितना हो गया, इसको कैलकुलेट कर सकते हो तुम, कितना आएगा बोलो? ये वाला यहां से यहां तक कितना 60 डिग्री, और अगर हम इसको ऐसे लें तो ये 60 है तो ये 30, ये पूरा 90, ये 30 है तो ये भी 30, तो 90 और 30 120 ये वाला आ गया। ये वाला वैसे भी यार इसको आगे बढ़ा लो, ये 60 डिग्री है तो इधर वाला 120 डिग्री और ये 120 डिग्री आ गया, ये वाला 60 है तो इसके सामने वाला भी कितना 60। अब देख लो इनके बीच का एंगल, θ2 निकालना है, θ2 है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, तो ये कितना हो गया 60, 120 और ये 60, देख लो कितना हुआ 120 120 कितना 240, θ2 आ जाएगा यहाँ पे 240 डिग्री। और इस सवाल को सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आए कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इस तरीके से सवाल करने हैं। अब एक लास्ट और अच्छा सवाल और देख लेते हैं इस टॉपिक का, उसके बाद में न्यूमेरिकल तो और भी करना है, बट इस टॉपिक का लास्ट एक अच्छा सवाल देखते हैं। देखो तो इस सवाल को पढ़ें। सवाल यह है, चित्रानुसार द्विध्रुव को छोड़ने पर इसका कोणीय वेग ज्ञात करो। मतलब सबसे पहले इसको छोड़ने पे क्या होगा, देखो ये द्विध्रुव है जो कि अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ या विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री पर है। ये वाला जो कोण है वो कितना है 90 डिग्री, यहां से अगर हम निकालें तो 90 डिग्री पर है। अब मैं इसको जैसे ही छोड़ूंगा तो ये वाला हिस्सा दौड़ेगा इधर और ये वाला हिस्सा दौड़ेगा इधर, और इधर जाके ये ऐसे पहुंच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +q और इधर पहुंच जाएगा -q, ऐसे आ जाएगा। अभी ये बताओ कितने कोण पर आ गया? अभी आ गया 0 डिग्री पर। कैसे पता चला भाई? इधर -q है, इधर +q है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है इधर माइनस से प्लस, और इधर ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। एक चीज, अब ये जब यहां से घूम के यहां तक आएगा, घूमेगा, तो यहां घूमते समय इसका कोणीय वेग भी होगा, मैंने मान लिया ओमेगा। तो निकाल दो इसको, ओमेगा का मान पूछ रहा है, ओमेगा का मान कितना होगा? तो सबसे पहले तो ये देखो इसका जो घूर्णन है ना वो कहां से कहां तक हो रहा है? इसका घूर्णन हो रहा है θ1 बराबर 90 डिग्री से, पहले 90 पर है तो θi लिख दो या θ1 लिख दो, बाद में कहां तक जा रहा है θ2 बराबर 0 डिग्री तक जा रहा है। अच्छा, इसको घुमाना पड़ेगा विरुद्ध या खुद घूम जाएगा? ये तो खुद ही घूम जाएगा, और खुद घूम जाएगा तो विरुद्ध कार्य नहीं करना, वो खुद ही कार्य कर रहा है। तो कार्य की बाह्य कार्य के अगर हम करते हैं तो पॉजिटिव वर्ग, नहीं करते अपने आप हो जाता है तो नेगेटिव वर्ग, और होता ही नहीं है तो 0 वर्ग। तो यहां अपने आप होगा नेगेटिव वर्ग आएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा, ये फॉर्मूला कह रहा है, देखो W एक्सटर्नल निकाल लो यहाँ पर, बाह्य कार्य, और बाह्य कार्य
कितना आ जाएगा इसका। अच्छा बाह्य कार्य यहाँ पे निकालने की वैसे जरूरत है नहीं, इस वाले मेथड से जो मैं करवा रहा हूं इसमें बाह्य कार्य की आवश्यकता नहीं है। ये तो है इसकी स्थिति नंबर 1 और यहां पे है स्थिति नंबर 2। देखो कल के लेक्चर में भी हमने एक क्वेश्चन ऐसा पढ़ा था जिसमें वेग निकलवाया था मैंने, बीच में से उसको छोड़ा और नीचे आके वेग, यहां पे कोणीय वेग है। तो जब भी वेग या कोणीय वेग निकलवाए ना तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा वाले तरीके से निकलेगा। तो देखो यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से, और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण ये कहता है कि कुल यांत्रिक ऊर्जा इनिशियली और कुल यांत्रिक ऊर्जा फाइनली आपस में कैसी होती हैं, बराबर। इसको छोड़ने से पहले और छोड़ने के बाद जब यहां जाएगा तो दोनों स्थितियों में कुल यांत्रिक ऊर्जा कैसी रहेगी, समान। तो देखो यांत्रिक ऊर्जा दो चीजों से मिलकर बनती है, के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ, मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अच्छा जब स्टार्टिंग में तो चल ही नहीं रहा तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, 0। तो इसकी गतिज ऊर्जा के एफ, यहां सबकी वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो और सबकी वैल्यू देखो। सबसे पहले के आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसके साथ ही के एफ, फाइनली के एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब ये चल के यहां आएगा तो इसका कोणीय वेग होगा ओमेगा, और कोणीय वेग का गतिज ऊर्जा से क्या रिलेशन होता है ऐसा हमने 11th क्लास में पढ़ा है रोटेशनल मोशन में, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कितना आएगा, हाफ आई ओमेगा। आई क्या है यहाँ पे, जड़त्व कोण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। अब हम चलते हैं आगे, कोणीय आवृत्ति भी कोणीय वेग को ही कहते हैं। अब बाकी बचे कौन, यू आई। यू आई देखते हैं। यू आई इनिशियली ये कहां पर है, 90 डिग्री पर। ये वाला जो है ये थीटा आई भी लिख सकते हैं हम, स्टार्टिंग में इनिशियली और ये फाइनली अंत में। तो यू आई और यहां पर निकालते हैं यू एफ। अच्छा यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यू निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस पी ई इंटू कॉस थीटा आई, और थीटा आई कितना है, 90 डिग्री। यहां पे 90 डिग्री लिखो तो आंसर आ जाएगा 0। कितना आंसर, 0। यू एफ निकालेंगे तो माइनस पीई, यहां पे कितना कॉस और थीटा एफ आएगा, और थीटा एफ कितना है, 0। 0 लिखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस पीई, कितना आ गया, माइनस पीई। तो ये इन दोनों की वैल्यू हमको पता चल गई, ये तो यू आई की और ये यू एफ की, चारों वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू इक्वेशन नंबर इसमें रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में। ऐसा ही कल किया था हमने, बट कल वाले में कैलकुलेशन बड़ी थी। तो देखो के आई की वैल्यू समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 के आई की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस यू आई। यू आई कहाँ है इसमें, यू आई ये रहा, ये भी 0 है, 0 प्लस 0 बराबर, इधर देखो के एफ की वैल्यू कितनी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और यू एफ की वैल्यू माइनस पीई। यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस पीई। बोलो सही है, स्मॉल पी है, स्मॉल पी क्या होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, ठीक है। यहां से ओमेगा निकालना है तो ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस पीई, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, कितना पीई, और ये 2 ऊपर जाके 2 पीई अपॉन में आई नीचे पहुंच जाएगा, 2 पीई अपॉन में आई। अब देखो आंसर तो ये भी इसका है, बट यहां पर दो वैल्यू ऐसी हैं जिसकी वैल्यू हम जानते हैं और इजीली लिख सकते हैं। तो देखो क्या आएगा, चूंकि स्मॉल p बराबर होता है q इंटू द्विध्रुव की लंबाई, आवेश इंटू लंबाई, लंबाई कितनी है d, स्मॉल d दे रखी है तो स्मॉल d, और दूसरा i क्या होता है, i होता है इसका ये जो द्विध्रुव है ना, इस द्विध्रुव के दोनों सिरों पर जो मास है, यहां पे जो मास है इसका द्रव्यमान, इसका कंप्लीट, इसका द्रव्यमान स्मॉल m मान लो, तो m इंटू लंबाई का स्क्वायर, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है d, तो d का स्क्वायर कितना हो जाएगा, d स्क्वायर। अरे 11th क्लास में याद करो i बराबर mr स्क्वायर पढ़ा था,
यहां पे r नहीं है, कितना है d, तो m d स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू हम उठा के लिख देते हैं इसमें। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर 2pe, 2p की वैल्यू q इंटू डी, ई की वैल्यू e अपॉन में यहां पे क्या आ जाएगा i बराबर m d स्क्वायर। एक d से एक d कट गया, क्या आया ओमेगा स्क्वायर बराबर 2qe अपॉन में md, और ओमेगा बराबर अंडर रूट के अंदर 2qe अपॉन में md। ये इसका आंसर है। तो इसको एक बार नोट कर लो। हो सकता है तुमको इस द्विध्रुव का द्रव्यमान, अभी मैंने m लिया है, सवाल में हमको 2-3 चीजें दे दे, q का मान दे दे, e का मान दे दे, m और d इनका मान दे दे। इन सब का मान अगर हमको पता चल जाए तो हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें दे नहीं रखा, एक तरीके से हमने फॉर्मूला ही प्रूव किया है इसका। किस कंडीशन में, थीटा 1 बराबर 90 डिग्री से थीटा 1 बराबर 0 डिग्री। अच्छा एक चीज और सुनो, जब मैं इसको इधर से इधर लेके जाऊंगा तो एंगुलर वेलोसिटी होगी क्या, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब इसको ऐसे विस्थापित करेंगे ना तो हम अपनी मर्जी से जितना फोर्स लगाएं उस हिसाब से विस्थापित होगा। लेकिन जब ऐसे करेंगे ना तो ये विद्युत त्वरण इस पर लगेगा, उस त्वरण की वजह से स्वतः इसकी गति होगी, विद्युत बल की वजह से इस पर तो जो त्वरण लगेगा उसकी वजह से स्वतः गति होगी, और उस गति में इसका कोणीय वेग इतना होगा। इस तरह ये चैप्टर हो गया है पूरी तरह खत्म। अब मैंने तुम्हारी आरबीएससी की कंप्लीट बुक देखी तो मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जो मैंने कराया है उसके हिसाब से अगर तुम करो और वो नहीं हो। एक भी उससे ज्यादा पैटर्न तो हो ही नहीं सकता तुम्हारी बुक में, उससे कम पैटर्न ही है, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। एक क्वेश्चन मुझे मिला, अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा तो मैं इसको करा देता हूं, ठीक है। और ये क्वेश्चन है कि 2 धनावेशों के लिए समभुज पृष्ठ बनाइए। भाई एक धनावेश होता है, ये धनावेश है मान के चलो, तो समभुज पृष्ठ ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, कितने ही समभुज पृष्ठ बना सकते हैं जैसा कि मैंने सिखाया है। लेकिन 2 धनावेश अगर पास पास रखे हुए हैं तो दोनों के लिए एक साथ समभुज पृष्ठ कैसा बनेगा ये समझ लो। केवल मान के चलो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, चलो मैं छोटा सा बना देता हूं। एक पॉजिटिव चार्ज ये है, इससे कुछ दूरी पर दूसरा पॉजिटिव चार्ज मैं यहां बना देता हूं, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये इनको मिलाने वाली रेखा है, चलो बना देता हूं इसको। अब इसके समभुज पृष्ठ मुझे बनाने हैं, तो सबसे पहले बिल्कुल केंद्र पे चले जाओ और यहां से एक लाइन खींचो। तो देखो ये समान आवेश है, ध्यान रखना, ये अगर प्लस क्यू है तो ये आवेश भी कितना है प्लस क्यू, दोनों सिमिलर चार्ज है। अब जनरली जो इसका समभुज पृष्ठ कैसे बनता है, एक लाइन, एक समभुज पृष्ठ, दूसरा समभुज पृष्ठ, ऐसे ही इसके लिए एक समभुज पृष्ठ, दूसरा समभुज पृष्ठ, तीसरा चौथा पांचवा भी बना सकते हैं। देखो अब तीसरा जो समभुज पृष्ठ है ना वो ऐसे बनेगा, तीसरा समभुज पृष्ठ यहां तक तो आएगा, यहां तक आएगा, लेकिन इससे आगे उसको मत ले जाना। इसका तीसरा समभुज पृष्ठ ऐसे बना देना, ऐसे। चौथा बनाओगे तो चौथा भी इसी तरीके से यहां से स्टार्ट करो, ये चौथा इसका समभुज पृष्ठ, इसका बनाओगे तो इसका चौथा समभुज पृष्ठ ये। अब चाहे कितने ही बना लो। अब कईयों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी, ये जो मैंने लाइनें बनाई है सभी क्या है समभुज पृष्ठ, 2 आवेश एक साथ रखे हैं तो समभुज पृष्ठ कुछ ऐसा बनेगा दोनों को मिलाकर, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये कंप्लीट एक समभुज पृष्ठ बन गया दोनों आवेशों के लिए, ये भी एक समभुज पृष्ठ है, ये भी सब समभुज पृष्ठ है। बट एक चीज यहां पे सोचो कि जो समभुज पृष्ठ बने हैं सिंगल आवेश है ये, तो क्या यहां पे 2 ही बनेंगे इस लाइन से पहले पहले, नहीं, कितने ही बना लो। मैं चाहता हूं और बनाओ तो यहां बना दिया, और बनाओ यहां बना दिया, कितने ही बना लो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो रूल है उसके हिसाब से, रूल क्या तुम वैसे भी देख लो ना, इधर इस लाइन के उस पार ना चला जाए इसका कोई समभुज पृष्ठ, इधर इसका, तो इस तरीके से समभुज पृष्ठ बनता है। और अगर यहां पे बनाना है तो यहां पे वो कितने ही समभुज पृष्ठ बनाओ, बट जो कंडीशन मैंने बताई है बीच वाली लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये समभुज पृष्ठ इसका बन गया। तो ऐसे करके 2 धनावेशों का समभुज पृष्ठ बनता है। धनावेश हो या ऋणावेश उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों या तो धनावेश हो या दोनों कैसे हो ऋणावेश।
तो इस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। टोटल 8 वीडियोस के अंदर हमने इसको कंप्लीट किया है और लगभग बहुत अच्छा मैटर मैंने तुमको इसमें दिया है। अब कल से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यानी कि विद्युत धारिता। तो अब तुमको क्या करना है कि ये मैं बार बार नहीं बोलना पड़े, आज चैप्टर खत्म हो रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब देख वीडियो पूरा देख लिया, लाइक नहीं किया कर, लाइक कर दिया। इस तरीके से हर वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखा करो, जिससे कि मुझे तो पता चले मेरी वीडियोस कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। और सभी बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचाओ। अब तो लगभग 4 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं अब तक। तो इस तरह भी ये प्रक्रिया आगे चलती रही, क्योंकि अभी स्कूल तो खुलने वाले हैं नहीं जल्दी, तो ये प्रक्रिया लगातार आगे तक चलेगी। इसीलिए सभी बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचाएं, इनको पढ़ लो। चाहे कोर्स बदल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, फिजिक्स का कोर्स कभी भी नहीं बदलता है। एक आध टॉपिक इधर उधर होता है तो उसको छोड़ देना, या और ऐड होता है तो अलग से पढ़ा देंगे, अलग से वीडियो बना के बता देंगे, ठीक है।